हेलो फ्रेंड, आप लोगों के हमारे चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका तीन पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोग पहले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। और चलिए, आज हम लोग इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट रहेगा, इसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने कल श्वास देने की विधियां तक पढ़ चुका था। हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे। ये तीसरा नंबर टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें का हम लोग 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके थे, सैफर विधि और सिल्वेस्टर विधि। ठीक है गाइस, आज हम लोग इसकी तीसरी विधि को पढ़ने जा रहे हैं। कृत्रिम श्वास का यह तीसरी विधि है, मुख से मुँह में हवा भरना। ठीक है गाइस, तो देखिए इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरकर श्वसन प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इसे लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है इसे लाबोर्ड विधि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से अगला टॉपिक, अगला पॉइंट। इसमें मुँह से मुँह में हवा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित दो स्थितियों का प्रयोग करके पूर्ण की जाती है। ठीक है, इसका जो पहला विधि है, देखिए पहला स्थिति में क्या है। प्रथम स्थिति में जो है यहाँ पे देखिए, पीड़ित को पीठ के बल लिटा दें। अब पीड़ित के पीठ के नीचे तकिया आदि लगा दें, जिससे कि उसका मुंह थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए। ठीक है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। देखिए इस चित्र में आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकिया लगा दिया गया, जिसके कारण इसका जो ये फेस है ये पीछे की ओर लटक गया है, जिससे श्वास प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी। ठीक है, ये जो है ये प्रथम विधि है। ठीक है, अगला हम लोग इसकी दूसरी विधि देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से दूसरी विधि जो है, दूसरी विधि ये है, देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। पीड़ित का मुंह अच्छी तरह साफ कर ले। अब उसे उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर और एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरे। यह ध्यान रखें कि हवा बाहर ना निकलने पाए और उसके फेफड़े कुछ फूले। हवा को बाहर निकलने के लिए अपना मुंह हटा ले। उपरोक्त प्रक्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराते रहें जब तक कि उसकी श्वास प्रक्रिया सामान्य ना हो जाए। बलपूर्वक झटके से हवा भरते समय पीड़ित के फेफड़े फूलते हैं और ताज़ी वायु अंदर जाती है। मुंह हटा लेने पर अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने, देखिएगा यहाँ पे, श्वास लेने में सहायता मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को कितने बार ये 1 मिनट में कितने बार इसको प्रेस करना है। उसे ये प्रक्रिया जो करना है कितने बार करना है, 10 से 12 बार करना है, और तब तक करना है जब तक कि पीड़ित होश में ना आ जाए, तब तक के ये प्रक्रिया दोहराते रहना है हमें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे, यहाँ से उपरोक्त तीनों विधियों में से तीसरी विधि अधिक प्रचलित होती जा रही है, क्योंकि यह विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। इसके साथ ही यह एक प्रभावशाली विधि है और इसे लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि प्रथम एवं द्वितीय विधि को 1 घंटे से भी अधिक समय तक जारी रखना पड़ सकता है। मुंह से मुंह में हवा भरने के प्रक्रम को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए मुंह से मुंह में जो हवा भरना है उसकी प्रक्रिया किस तरीके से की जाती है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, मुंह पे एक पतला सा कपड़ा डाल करके, उसके पहले तो फेस साफ़ करेंगे, उसके बाद मुंह साफ़ करने के बाद उस पर पतला कपड़ा डाल करके उसके बाद मुंह से मुंह पे हवा भरेंगे, और ये तब तक भरना है जब तक व्यक्ति होश में ना आ जाए। तो ये दूसरी प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट में देखिए, जो चौथा नंबर कृत्रिम श्वास की जो विधि होती है, कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा, ये जो मशीन के द्वारा जो कृत्रिम श्वास दी जाती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग कवर करते हैं। कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा पीड़ित व्यक्ति को सांस देने के लिए चित्र में दर्शाया गया यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये रबर का मास्क होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे पहना दिया जाता है। और ये जो दिख रहा है ये रोग है, ये देखिए, ये जो है वायु इनलेट डक्ट है, और ये जो है यहाँ पे ये आउटलेट वाल्व है, और उसके नीचे जो ये वाला जो दिख रहा है ये इनलेट वाल्व है। और नीचे में देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है वायु फिल्टर या वायु इनलेट डक्ट है। ठीक है गाइज, उसके बाद यहाँ पे है रबर का वाल्व और नीचे है हवा। ठीक है गाइज, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए,
यह है कृत्रिम श्वास यंत्र। ठीक है गाइज, कुछ इस टाइप का उसका दिखाई देता है। ठीक है गाइज, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस यंत्र में प्रयुक्त रबर के वाल्व में से हवा फिल्टर होकर चैम्बर में आती है। यहाँ पर इनलेट तथा आउटलेट वाल्व लगे होते हैं जो कि रबर वाल्व को दबाने व छोड़ने के साथ खुलते व बंद होते हैं। इसके अंतर्गत हवा पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के माध्यम से पीड़ित के अंदर भेजी जाती है। यह बहुत सरल प्रक्रिया है जिसमें रबर के वाल्व को 1 मिनट में 15 से 20 बार ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, ये मशीन से 1 मिनट में 15 से 20 बार रबर के वाल्व को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे व्यक्तिगत रक्षक उपकरण। ठीक है, यहाँ पे जो है व्यक्तिगत रक्षक उपकरण क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको कवर करते हैं। कार्यशाला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूर्ण कार्यरत कार्यकर्ता और साफ सफाई के बावजूद भी अस्पष्ट पदार्थ इधर उधर पड़े रह जाते हैं। इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रक्षक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। PPES जो है ये सेफ्टी का जो है शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे दिख रहा है PPE क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए हम लोग यहाँ पे जो विविध रूपों में मानव शरीर की आवरण के रूप में रक्षा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आप लोगों को आ रहा है। देखिए, कुछ मुख्य PPE निम्न चित्रों में दर्शाया गया है। जो PPE होता है वो प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, जो PPE का फुल फॉर्म होता है यह होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो पहला जो होता है इसमें यह होता है आपका, ये देखिए, ये एम्परन होता है। उसके बाद दूसरा चश्मा होता है और तीसरा दस्ताना जो होता है इसको हम लोग पहन करके ही किसी भी फैक्ट्री में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे ये टॉपिक को देखिए क्या है, मानव शरीर की रक्षा की सहायक समाधान निम्नलिखित है। ठीक है, ये देखिए निम्नलिखित में क्या है। जो पहला पॉइंट है इसमें देखिए, सिर की रक्षा सुरक्षा, हेलमेट, हेयर नेट, बम बम कैप के सहायता से हम लोग सर के हेड की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, श्वसन की सुरक्षा, गैस रेफ्रिजरेटर, धनात्मक दाब शक्ति, रेस्पिरेटर, स्वचालित श्वसन उपकरण आदि जो होता है उससे हम लोग को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है गाइज, तीसरा नंबर पॉइंट में देखिएगा, आँख की सुरक्षा, सुरक्षात्मक चश्मा, हस्त स्क्रीन चश्मा। ठीक है, अगला 4 नंबर पॉइंट में देखिए, चेहरे की सुरक्षा के लिए हम लोग फेस शील्ड का उपयोग करते हैं। 5 नंबर पॉइंट में देखिए, श्रवण की सुरक्षा के लिए ईयर वाल्व, मफ, ईयर प्लग आदि का उपयोग हम लोग करते हैं। 6 नंबर पॉइंट में देखिए, त्वचा की सुरक्षा के लिए बेरियर क्रीम का उपयोग करते हैं। और 7 नंबर पॉइंट में देखिएगा, शरीर की सुरक्षा के लिए डनकी जैकेट, कोट, एम्परन कोट या बॉडी वार्मर का उपयोग करते हैं। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट में देखिएगा, हाथ और भुजा की सुरक्षा फाइबर दस्ताने, PVC फैब्रिक, ग्लास या रिलॉक आर्म प्रोटेक्टर आदि का उपयोग करके हम लोग हाथ की सुरक्षा करते हैं। 9 नंबर पॉइंट में देखिए, पैरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बूट, जूते, पैर ढकने की पट्टी, इनकिलेट्स का उपयोग करके हम लोग पैर की सुरक्षा करते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये है आपातकालिक प्रक्रिया। इमरजेंसी में हम लोग को क्या करना है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसको हम लोग कवर करते हैं। क्या है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यशाला एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां पर प्रशिक्षण विविध प्रकृति के प्रक्रम चलते रहते हैं। इस दौरान समय समय पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है जो कार्य व्यवधान करने के साथ साथ दुर्घटना जैसी अवस्थाएं भी उत्पन्न कर देती है। अतः ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अतः कार्यशाला में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए ऐसी अवस्थाओं में प्रशिक्षार्थी की तुरंत प्रतिक्रियाएं अवस्था विशेष के अनुसार निम्न प्रकार के हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए कौन सी प्रकार होती है हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए 1 नंबर में है शक्ति विफलता, पावर फेल्यूर जो होता है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पावर फेल्यूर क्या है उसको हम लोग समझते हैं। कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्य आपातकालीन स्थिति है।
इमरजेंसी स्थिति है, ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। इस दौरान प्रशिक्षार्थी की प्रतिक्रियाएं निम्नानुसार होनी चाहिए। एक नंबर में क्या होनी चाहिए, देखिए कार्यशाला में मेन स्विच को तत्काल बंद कर दें। जैसे कि कोई भी मशीन अगर चलते चलते अचानक से ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हमें सबसे पहले मेन स्विच को तत्काल में बंद करना चाहिए। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, इस आपातकालिक स्थिति के कारण के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्यों हम लोगों का जो मशीन अगर बंद हो रहा है अचानक से किसी रीजन वाइज अगर बंद हुआ तो रीज़न क्या है, उसे जानने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट है आपातकालिक स्थिति के लिए उदारतीय धारती कारण असामान्य होने की दशा में उसका उचित निवारण करने के उपरांत ही विद्युत आपूर्ति सुचारू करें। मतलब अगर उस जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसे सही करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना चाहिए, जिससे आपका फिर से पावर फेलियर ना हो और प्रॉपर आपका जो सिस्टम है वर्क कर पाए, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट में देखिए, इस प्रतिकूल अवस्था में भी धीरज व संयम बनाए रखें। घबराना नहीं है, आराम आराम से हम लोगों को काम करना है, समझना है, क्योंकि घबराने से ही गड़बड़ होती है। हमारे यहाँ कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट कवर करते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो पॉइंट है, आग पकड़ना। देखिए कंपनी में या फैक्ट्री में या कहीं भी कार्यशाला में वर्कशॉप में अगर आग पकड़ रहा है किसी रीजन वाइज, तो आग पकड़ने का रीज़न क्या है उसको देखते हैं। देखिए कार्यशाला में कुछ प्रकरण संवेदनशील प्रक्रिया प्रकृति के भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देख रहे हैं गर्मी के टाइम पे कितनी हीटिंग हो रही है, उसके कारण भी कहीं आग पकड़ सकता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से, जिसके कारण आग लग सकती है, ऐसे देखिए यहाँ से, ऐसे में प्रशिक्षार्थी की प्रतिक्रियाएं निम्नानुसार होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, देखिए एक नंबर पॉइंट में, ठंडे दिमाग से कुछ क्षण आग के कारण को जानने में दें, जिससे कि उपयुक्त तरीके से इस आपातकालिक स्थिति का निवारण संभव हो सके। क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं कि आग आखिर लगी क्यों है, तो उसका फिर निवारण आप कैसे करेंगे। तो पहले आपको जानने की कोशिश करना चाहिए, ठंडे दिमाग से बैठ करके आराम से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर आग लगी क्यों, और उसको समझने के बाद हमें उसे ख़त्म करने की, निवारण करने की बारे में सोचनी चाहिए, ठीक है। इस दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस अवस्था में फायर ब्रिगेड व उच्च अधिकारी को तत्काल सूचित करें। जिससे क्या होगा कि फायर ब्रिगेड वाले आएंगे ताकि आपकी फैक्ट्री को या आपकी कंपनी को बचाने में आपका हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए, कार्यशाला में उपलब्ध उपयुक्त अग्निशामक यंत्रों का तुरंत प्रयोग कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी आप नियंत्रित करने के लिए इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, उसे यूज करना चाहिए, ताकि आपका आग जो है वो नियंत्रित रहे, तब तक के फायर ब्रिगेड आ जाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट और चौथा नंबर पॉइंट में आप देख लीजिए, अग्नि का कारण विद्युत होने की दशा में पानी का प्रयोग कदापि ना करें। अगर आग विद्युत से लगती है तो आप अगर पानी का प्रयोग करते हैं तो जिसके कारण आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है और दुर्घटना और भी ज़्यादा हो सकती है। तो आग पहले इसीलिए इसे बताया गया है कि हम लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आग लगी कैसे, पेट्रोल से, डीजल से, तेल से, गैस से, या विद्युत से, या किसी लकड़ी में आग लगी है। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही हमें कदम उठानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। उसके बाद देखिए ये तीसरा नंबर जो पॉइंट है इसे भी देख लेते हैं हम लोग। यह है सिस्टम फेलियर, मतलब प्रणाली विफलता। ये क्या होता है इसको भी हम लोग कवर करते हैं, देख लेते हैं यहाँ से। देखिए प्रणाली विफलता किसी कार्यशाला के तंत्र में उत्पन्न आकस्मिक व्यवधान है, जिससे कि कार्य प्रणाली बाधित होकर कार्य की निरंतरता को प्रभावित कर देती है। क्या होता है गाइस कि सिस्टम वाइज काम अगर ना हो तो उसमें भी बाधा उत्पन्न होता है, जिससे भी नुकसान होती है। ऐसे दशा में प्रशिक्षार्थी को प्रतिक्रियाएं निम्नानुसार होनी चाहिए। देखिए हम लोग को अगर सिस्टम से काम करना है तो सिस्टम को किस तरीके से हम लोग अपने कंपनी में या अपने फैक्ट्री में उसे सेट करना चाहिए। देखिए नंबर 1 पॉइंट में देखते हैं हम लोग, सक्षम अधिकारी को सूचित कर स्वयं भी कारण को जानने का प्रयास करें। मान लेते हैं आपके जो सीनियर हैं तो उनको बताएं और खुद से जानने की कोशिश करें कि आखिर प्रॉब्लम हो रही है तो कहाँ हो रही है। दूसरा नंबर पॉइंट में देखिए, कार्यशाला में वैद्युतिक प्रणाली से संबंधित मशीनों एवं उपकरणों को तत्काल अप्रक्रिया कर दें, जिससे कि आपके यहाँ कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है गाइस। तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए, प्रणाली से संबंधित व्यवस्था की उपयुक्त तरीके से जांच करें और दोष प्राप्त होने पर तत्काल उसका निवारण करें। अगर आपको पता चल जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है तो उसका
उचित निवारण करें, उस तत्काल निवारण करें, जिससे कि आपको फिर से वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है गाइज। चौथा नंबर पॉइंट देखिए, सक्षम अधिकारी के आने तक धीरज व संयम बनाए रखें और अधीनस्था को किसी भी प्रकार विचलित ना होने दें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रीज़न क्या है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो आप इंतज़ार करिए, धीरज रखिए, स्वयं बनाए रखिए, जिसके कारण आपके सीनियर अधिकारी आएंगे तो उसे सॉल्व करने में वो आपका हेल्प करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है अगला पॉइंट देखिए। यदि वर्कशॉप के अंदर कारीगर उपरोक्त सभी नियमावली का पालन नहीं करता है तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए वर्कशॉप के अंदर फास्ट एड बॉक्स की व्यवस्था पहले से ही होनी चाहिए तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आपातकालिक सेवा आने से पूर्व प्राथमिक उपचार की आवश्यकता देनी चाहिए। ठीक है गाइज, यहाँ तक के समझ में आप लोगों को आ गया। गाइज ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, आप लोगों का पहला चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया। तो आज जो पहला चैप्टर में आप लोग जो जितना भी पढ़े हैं, इसमें जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, जो भी टॉपिक पढ़े हैं, जो भी पॉइंट हम लोग देखे हैं आज, उसका जो ये है, ये टोटल चैप्टर का ये जो है एक शॉर्ट में समझिए तो एक टॉपिक्स है जो नोट टाइप है, नोटबुक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे याद भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, इतना सारा जो समझे हैं उसका एक छोटा सा नोट्स दिया गया है। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं आज इसी में, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कल हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉरी दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, कल हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से कराएंगे और आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को भी इसे भी देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को देखते हैं। इसमें बस पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है तो हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें जो यहाँ पहला पॉइंट है, ये नंबर वाला एक सबसे ऊपर में, विद्युत चालित उपकरणों जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार यानी कि इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। ठीक है, जो भी जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत करते हैं उन्हें ही इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। ठीक है गाइज, इसमें तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोग पहले सबसे एक नंबर में जो सबसे पहला जो टॉपिक था चैप्टर का यही था, ये हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद दूसरे नंबर में देखिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, दुर्घटना एक अनियोजित एवं अनियंत्रित घटना है जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना बनी रहती है। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि क्योंकि दुर्घटना किसी को कह के बता करके नहीं आती, और दुर्घटना किसी भी रीजन वाइज हो सकती है, मशीन के कारण, व्यक्ति के कारण या अन्य किसी और रीजन के कारण हो सकती है। ठीक है गाइज, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है। उसके बाद आगे अगला पॉइंट जो है यहाँ पे, विद्युत दुर्घटना से अभिपाय किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने से है। विद्युत दुर्घटना जो भी मतलब हम लोग जो भी है पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, तो इलेक्ट्रीशियन से ही दुर्घटना के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ वाला, ये वाला पॉइंट देखिए, यह है सामान्यतः, ये पॉइंट वाइज है, इसे आप नोट करके रखिए और ध्यान से समझिए ताकि आपको बाद में इन सब चीज़ों को समझने में आसानी हो और याद रह पाए। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का एनालिसिस है। ठीक है गाइस, देखिए सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर अब हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाती है, जिस कारण हमें विद्युत झटका का आभास होता है। 90 वोल्ट से अगर कम रहेगा वोल्टेज तो आप लोगों को करंट की आभास नहीं हो, मतलब करंट लगने की आभास नहीं होगी। अगर उससे वोल्टेज ज़्यादा होता है तो आपको इलेक्ट्रिक झटका का आभास होगा, उसे आपको एहसास आप महसूस कर पाओगे, उससे ज़्यादा झटका आपको लगेगा। ठीक है, हम लोग ये अगला पॉइंट देखते हैं। विद्युत झटका लगने से शरीर पर छाले पड़ना, किसी अंग का मांस जलना, श्वास में रुकावट उत्पन्न होना आदि क्षतियाँ हो सकती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मतलब ये सारी क्षतियाँ हो सकती है। तो यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं कि अगर आपको करंट लगता है तो हाथ में छाले भी पड़ सकते हैं, मांस भी जल सकता है, सांस भी रुकने की प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारे प्रॉब्लम झटका लगने से हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो तो उसे छुड़ाने के से पूर्व सर्वप्रथम विद्युत लाइन में मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। जैसे हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को देखें अगर कि वो इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आ गया, विद्युत के संपर्क में आ गया, तो सबसे पहले हमें मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। अगर मेन स्विच बहुत दूर हो तो उसे हमें सबसे पहले अपने आप को इंसुलेटेड करते हुए किसी सूखी लकड़ी के हेल्प से, और खुद के हाथ में अगर ग्लव्स हो तो ग्लव्स को लगा करके और तब किसी व्यक्ति को छुड़ाने की प्रयास करनी चाहिए, ताकि आप भी सेफ रहें और व्यक्ति भी, सामने वाला भी। ठीक है गाइस, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए यहाँ से देखते हैं अगला पॉइंट।
ये वाला देखिए, किसी भी स्थान पर अथवा कार्यशाला में दुर्घटना से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा संकेत उपलब्ध होते हैं। जो भी हम लोग निषेधात्मक, सूचनात्मक, ये सब जो भी हम लोग पढ़े हैं, उन सब संकेतों का जहाँ ज़रूरत हो भिन्न भिन्न जगहों पे लगानी चाहिए, जिससे कि वर्कर्स जो हैं, एम्प्लॉय जो हैं, सतर्क रह पाए और सुरक्षापूर्वक काम कर पाए, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है ये वाला, सॉरी, ये वाला पॉइंट जो है यह है, स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप जूता पहन के नहीं चलते हैं तो होगा क्या कि मान लेते हैं कहीं कील अगर गिरा हुआ है तो आपके पैर में लग सकती है, जिसके कारण आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आगे चल के वो घाव का रूप ले लेगा, जिससे भी जो आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित करेगा। ठीक है गाइस, तो उससे भी हमें सावधान रहने के लिए हमें बूट पहन करके रहना चाहिए, ताकि ऐसा भी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, कार्यशाला में चलती हुई मशीन की मरम्मत कभी ना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से दुर्घटना हो सकती है। ये तो कॉमन सा है। अभी मान लीजिए आपके घर में मोटर चल रहा है, आप मोटर चलते समय उस पर तो आप साफ़ सफाई करने तो नहीं जाओगे ना, उस पर कपड़ा मारने तो नहीं जाओगे, नहीं तो आपकी मोटर खराब हो सकती है, आपका हाथ में लग सकती है, जिसके कारण आपका मोटर भी खराब हो सकती है, आपको भी कोई दुर्घटना हो सकती है, आपको कॉइल जल सकता है, तो आपका नुकसान हो जाएगा उस तरीके से। तो हम लोगों को सावधानीपूर्वक काम करना है, जिससे दुर्घटना ना हो। अगला पॉइंट देखिए, सभी सूक्ष्ममापी यंत्रों को जंग आदि से बचाने हेतु समय समय पर तेल से उसका स्नेहन करना चाहिए। क्या होता है कि जो भी आपका प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, इन सभी को साफ़ सफाई करके रखना चाहिए और समय समय पे टाइम टू टाइम उसमें तेल ग्रीसिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका टूल्स और या औजार जो है वो प्रॉपर्ली ढंग से काम कर पाए, जिससे आपको काम करने में आसानी हो। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट देखिए, यह है तैलीय सतह की सफाई हेतु कार्य। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तैलीय सतह की सफाई हेतु प्रयास लकड़ी का बुरादा प्रयोग प्रयोग में लाया जाता है। जो तैलीय सतह होता है उसे साफ़ करने के लिए हम लोग लकड़ी का बुरादा उपयोग करते हैं, जिससे कि वहाँ पे फिसलन ना रहे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, फ्यूज सदैव फेज तार पर संयोजित किया जाता है। फ्यूज जो भी होती, जब भी फ्यूज हम लोग लगाते हैं तो उसे फेज वायर में ही लगाते हैं, उसे न्यूट्रल में नहीं लगाना चाहिए, ताकि आपका जो है प्रॉपरली जो रूल के अकॉर्डिंग या फिर फेज वायर में आपको लगाने से प्रोटेक्शन में सेफ्टी रहेगी, आपका जो इक्विपमेंट रहेगा वो जलने से बचेगा। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट देखते हैं, विद्युताकार के जूते प्रायः रबर के बने होने चाहिए। जो भी विद्युताकार इलेक्ट्रिशियन है उनके जूते रबर के बने होने चाहिए, प्योर इंसुलेटेड होने चाहिए, प्योर और चालक होने चाहिए, जिससे कि उससे करंट प्रवाह ना हो सके, जिससे विद्युताकार सुरक्षापूर्वक रह सके, नहीं तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से, सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं। ये हम लोग तो पहले देख चुके थे, पढ़े थे। कौन कौन सा होते हैं आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत, ये 4 प्रकार के होते हैं संकेत। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे निषेधात्मक संकेत जो होता है, यहाँ पे देखिए, निषेधात्मक संकेतों के लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी बनी होती है। जो उसका इस तरीके से जो बॉर्डर होता है ये लाल कलर का बना होता है, और जो इसमें इस तरीके के निषेधात्मक का जो बॉर्डर इस तरीके से बना होता है ये भी लाल रंग का बना होता है। तथा सफ़ेद पृष्ठभूमि जो इसका बैकग्राउंड होता है, जो ये वाला जो बैकग्राउंड दिखता है आपको, ये सफ़ेद कलर की उसकी पृष्ठभूमि होती है। और इस पर मान लेते हैं अगर स्मोकिंग का बना होता है, इस तरीके से सिगरेट बनाया जाता है यहाँ पे, तो ये जो है ये काले कलर से इस तरीके से बने होते हैं। ठीक है गाइस, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा निषेधात्मक चिन्ह क्या है, ये तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग, फिर आगे से ये वाला यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, यह है अनिवार्य संकेतों द्वारा हेलमेट पहनने, जूते पहनने, श्वास यंत्र पहनने जैसे आदेश को दर्शाया जाता है। अनिवार्य नाम से ही पता चल रहा है कि आपको ये अनिवार्य है। किसी भी कंपनी में अगर आप काम करने जाते हैं तो आपको सुरक्षा हेलमेट, जूता और सांस लेने वाले यंत्र को आपको पहन के जाना, जिससे भी आपको पैर सेफ रहे। कहीं कीले वीले पे आपके पैर अगर पड़ जाती है तो वहाँ पे आपका पैर में नुकसान होने के कारण रीजन हो सकता है, आपके सर पे कुछ गिर सकता है, जिससे बचने के लिए हेलमेट आपको जरूर पहनना चाहिए। और अक्सर कंपनी फैक्ट्री में गैस निकलती है, जिससे बचने के लिए आपको श्वास यंत्र पहनना अति आवश्यक होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, चेतावनी चिन्ह। ये जो है तो चेतावनी चिन्ह जो है ये त्रिभुजाकार आकार का होता है। जहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा त्रिभुजाकार आकार, आप समझ लीजिए कि वो चेतावनी चिन्ह ही है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार का होता है। और आगे देखिए, और इनकी पृष्ठभूमि पीले कलर की होती है। जो पृष्ठभूमि होती है ये पीले कलर की होती है। ठीक है गाइस, और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो इसका पृष्ठभूमि होगा ये पीले कलर में होगा और त्रिभुजाकार में होगा, वो चेतावनी चिन्ह होगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे,
कार्यशालाओं में वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट, ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति, विस्फोट पदार्थों की उपस्थिति आदि के कारण आग लगने का भय रहता है। जब भी अगर मान लेते हैं ज्वलनशील रखा हुआ है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से जहाँ भी करंट है या पे पैनल बोर्ड है वहाँ से हटा करके हमें रखना चाहिए, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहाँ पे कोई जलने का ज्वलनशील पदार्थ नहीं रहेगा तो जलने का खतरा कम रहेगा। और विस्फोटक पदार्थ तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे पदार्थों को सेफ जगह पे, ठंडी जगह पे रखनी चाहिए, ठीक है गाइस, जिससे कि खतरा होने का कारण भय कम रहेगा। अगला पॉइंट देखिए, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली अग्नि श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। पहले ही बता चुके हैं आपको, लकड़ी से, कपड़ा से और जूट से लगने वाले जो कागज और इससे लगने वाली जो आग होती है ये सब श्रेणी ए के अंतर्गत आती है, जो क्लास ए का फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंतर्गत आती है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल आदि से लगने वाली अग्नि को बुझाने के लिए झाग वाले तथा कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल से आग लगा हुआ है वहाँ पे आप एयर प्रेशर जो ए टाइप का होता है उसमें क्या होता है, एयर प्रेशर में साथ पानी को भरा जाता है, तो उससे तेल से लगी जो आग होती है वो नहीं बुझ सकती। तो उसके लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या झाग वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिसके कारण आग बुझ जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगला पॉइंट देखिए, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए रेत का प्रयोग किया जाता है। जो भी विद्युत से लगती है आग उसको बुझाने के लिए हम लोग जनरली रेत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, CCl4 ये जो होता है ये CTC का CCl4 जो होता है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए CCl4 का प्रयोग पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। देखिए ये याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि CCl4 का पूरा नाम क्या होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो कि एक अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह तो आपको पता है। ये कौन सा टाइप में आता है, क्लास डी टाइप के अंतर्गत कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला आता है ना, जिसको हम लोग हेलोन टाइप का भी कहते हैं। हेलोन टाइप, इसका दूसरा नाम क्या है, हेलोन टाइप। ठीक है गाइस, आप लोग ये सब चीज़ बता चुके हैं। अगला पॉइंट देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट की तनुगंधक अम्ल के साथ अम्ल के प्रक्रिया कराने पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है गाइस, उसके बाद अगला पॉइंट, ये तो आपको भी बता चुके हैं। ये जो इस टाइप के ये जो 4 नंबर जो डी नंबर जो होता है, जो भी क्लास डी के होते हैं उसके अंदर ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, जो भी स्टील से जो भी लोहा, पीतल, तांबा इस में आग लगता है ना, तो इसी से हम लोग ये सी टाइप के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, घायल व्यक्ति के अधिक खून बहने की दशा में घाव को दबाने चाहिए, जिससे खून का बहाव कम हो सके। ठीक है, ये तो आप लोग समझ रहे हैं। देखते हुए गाँव में अगर चाहे किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर ब्लडिंग होती है तो लोग वहाँ पे कपड़ा उपड़ा बांध देते हैं, जिससे कि ब्लड का बहाव कम हो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस फील ना हो। आपके शरीर में ब्लड होना बहुत ज़रूरी है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपका ब्लड निकल जा रहा है तो आपको जीवित रहने की चांस बहुत कम हो जाती है। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होता है। जो आपको मान लीजिए आपका जब शरीर भीगा हुआ रहेगा तो उससे करंट को पास होने में बहुत आसानी होगी, इसीलिए इसे बताया जा रहा है। आपका भीगा हुआ शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। अगर नॉर्मल इंसान का अगर प्रतिरोध आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि एक नॉर्मल इंसान का प्रतिरोध कितना होता है, तो एक नॉर्मल इंसान का प्रतिरोध, सूखे हुए जो भी मनुष्य होते हैं उनका प्रतिरोध जो होता है ये 10,000 ओम के अंतर्गत होता है। ठीक है गाइस, अप्रोक्स होता है। और जितना आपके शरीर पे भीगा हुआ रहेगा उतना ही आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कम होता चला जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिए, विद्युत झटका लगे व्यक्ति को चाय, पानी, कॉफ़ी आदि पेय पदार्थ नहीं पिलानी चाहिए। विद्युत झटका लगे व्यक्ति को ये सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि मान लीजिए उसे विद्युत झटका लगा और ये सब चीज़ों को आप देंगे तो उन्हें अर्थिंग का एहसास होगा, जिसके कारण उन्हें और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ टाइम के बाद में आप दे सकते हैं, लेकिन जब झटका लगे उस टाइम पर ये सब चीज़ों को नहीं देना है। ठीक है, इन सब चीज़ों से बचाना है, दूर रखना है। अगला पॉइंट देखिए, प्राथमिक उपचार बॉक्स में बर्नॉल, डेटॉल, बीटाडीन, ट्यूब आदि दवाएं रखी जाती है। जो भी बॉक्स होता है, उपचार बॉक्स, उसमें इन सब चीज़ों को रखा जाना चाहिए। जैसे दर्द की दवा हो गया, डिटॉल्स हो गया, पट्टी हो गया, बैंडेड हो गया, ये सब आप देखते होइएगा। आप किसी कंपनी में अगर काम करते होंगे तो इन सब चीज़ों को मॉडरेटर किया जाता है, ताकि आपको इमरजेंसी केस में प्राथमिक उपचार के रूप में इतना किया जा सके। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए, पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर विविध कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा सांस दी जाती है। कृत्रिम प्रक्रिया आप लोग पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले, कितने टाइप की होती है कृत्रिम प्रक्रिया, 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुँह से मुँह के द्वारा और यंत्र के द्वारा होती है। ठीक है, कृत्रिम श्वसन यंत्र के द्वारा भी हम लोग उपयोग करते हैं, 4थी टाइप की होती है। ठीक है गाइज,
उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ देता है कि सबसे उपयोग में कि सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला कौन सा है, तो 3 नंबर जो पॉइंट हम बताए थे, क्या बताए थे, मुँह से मुँह द्वारा ये ज़्यादा उपयोग की जाती है। ठीक है गाइस। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, कृत्रिम श्वास में कि सिल्वेस्टर विधि को उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। अगर आप पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हो तो उसे पीठ के बल लिटाया जाता है। ये आप लोगों को बता चुके हैं सिल्वेस्टर विधि में। और सैफर विधि में कैसे किया जाता है, जस्ट इसका उल्टा, पीड़ित को अगर पीठ पे छाला पड़ा हो तो उसे पेट के बल लिटाया जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, पीपीई वे साधन है जो विविध रूपों से मानव शरीर की आवरण के रूप में रक्षा करते हैं। पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, जैसे अभी बताए थे इसमें क्या क्या आता है, आपके 4 से 5 चीज़ आते हैं, जैसे कि आपका ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, जूता हो गया, चश्मा हो गया, ये सब पीपीई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, ये सबसे एंड पॉइंट है। ये क्या है, शक्ति विफलता की स्थिति में कार्यशाला का मेन स्विच तत्काल बंद कर देना चाहिए। इसे समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि अगर अनबैलेंस या किसी कारणवश आपका मशीन में या फिर लैब में, वर्कशॉप में अगर आग लगता है या किसी रीजन वश शट डाउन होता है, तो आपको सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए, जिससे कि खतरा का जो दुर्घटना का संभावना है वो कम से कम हो जाए। ठीक है गाइस, यहाँ से आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। कल आप लोगों को इसी चैप्टर का एमसीक्यू कराऊंगा। पहला चैप्टर का लगभग 50-60 क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग उसे सॉल्व कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं कल आप लोगों को अगला वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, कमेंट भी कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिए हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगी, और आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए होगा तो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरी वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।